हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है फिर क्लास 11th की, स्कूल की और नीट की दोनों की तैयारी। बच्चों, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी की 11th स्कूल सीरीज की वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है। इसी तरीके से आगे भी आप मतलब देखते रहिए और प्यार देते रहिएगा। तो फिलहाल अभी मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु। अब आज जो चैप्टर या आज जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन, ग्रेड 11th के लिए है। और ये जो है हमारे पास ग्रेड 11th के लिए लेक्चर 1 है हाइड्रोकार्बन का। बच्चों, आज का जो मेरा टारगेट रहेगा, आज का जो मेरा टारगेट रहने वाला है, दैट इज द एल्केन। आज मैं पूरी कोशिश ये की जाएगी कि हमें जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो क्लास 11th में जो हाइड्रोकार्बन में एल्केन है, वो सारा आज हम यहाँ पर कवर अप कर लें, एक शॉट में, एक बार में, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियो देखें और आप अपने स्कूल के एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते। तो सबसे पहले तो मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूं, बहुत ज्यादा बड़ा क्लासिफिकेशन नहीं। अब हम क्लासिफिकेशन थोड़ा सा प्रिसाइज करेंगे यहाँ पर, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होगा केवल हम उतना ही करेंगे। बेसिकली क्लासिफिकेशन, अगर मैं हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करता हूं, तो मैं हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकता हूं बच्चों। एक तो मैं मतलब ओपन चेन कंपाउंड में कर सकता हूं, ओपन चेन कंपाउंड, और एक क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन को फर्दर हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, यहां पर आता है हमारे पास एलिफेटिक, मतलब अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और यहां आता है बच्चे सैचुरेटेड। फिर फर्दर अगर हम क्लासिफाई करते हैं, तो यहां पर हमारे पास आता है, क्या आता है, यहां हम इसको क्लासिफाई करते हैं नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और हेयर एरोमेटिक, एरोमेटिक। हमारे पास अगर हम नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक की थोड़ी सी इसमें आते हैं, अनसैचुरेटेड मीन्स ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड आर सिंगल, ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल। तो यहां पर जो एग्जांपल आता है वो आता है एल्केन, और यहां जो एग्जांपल आता है वो आता है एल्कीन और एल्काइन। भाई एटलीस्ट एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए हमारे पास उस कंपाउंड के पास, तो हम उसे अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में रखते हैं। यहां पर हमारे पास साइक्लिक एल्केन, एल्केन, एक एग्जांपल भी लिख देता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, जो हमारे सिलेबस में थोड़ा सा हिस्सा है बस उसी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं मैं। यहां पर साइक्लिक एल्केन की बात करता हूं, तो यहां पर लाइक एग्जांपल लिख देता हूं साइक्लोहेक्सेन। क्या लिख दिया एग्जांपल मैंने, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, एरोमेटिक में बेंजीन, बेंजीन। ये हमारे पास मेनली मैं बात करूं, अगर मैं हाईलाइट उसको उसमें पैक करता हूं बॉक्स में, एक तो हमें इसके बारे में पढ़ना है क्लास 11th में, एक हमें इसके बारे में पढ़ना है, एक हमें इसके बारे में पढ़ना है, और एक बच्चों हमें इसके बारे में पढ़ना है। भाई जितना हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी आप पता ही है, आपको बाइबल बोलते हैं नीट एग्जाम के लिए। तो एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके नीट एग्जाम, और साथ में स्कूल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए तो करती करती है। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, तो इसका जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n प्लस 2। इसका जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n, और इसका जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n माइनस 2। क्या आता है, माइनस 2, CnH2n माइनस 2। चलिए बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं। ये तो एक जनरल क्लासिफिकेशन हो गया, इससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपके नहीं आने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, भाई हमारे पास ना एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन के अंदर
सबसे पहले ये कैटेगराइज करते हैं कि कितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं और कितने टाइप के हमारे पास कार्बन होते हैं। सो सबसे पहला हमारे पास पहला आता है प्राइमरी, मतलब प्राइमरी कार्बन, कार्बन। दूसरा आता है प्राइमरी कार्बन, यानी कि इसी को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कार्बन कनेक्टेड टू 1 कार्बन, कार्बन कार्बन connected to 1 कार्बन, कार्बन that carbon connected with 1 कार्बन। ठीक है। अगर हमारे पास आता है, अभी चलो इसे हम बाद में 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, यानी इसी को बोलता हूं 2 डिग्री कार्बन। मीन्स ऐसा कार्बन विच इज कनेक्टेड विद द कार्बन विच इज कनेक्टेड विद 2 कार्बन, कार्बन विच इज कनेक्टेड विद कार्बन which is connected with 2 कार्बन। ठीक है भाई, तो 3 डिग्री कार्बन क्या होगा, यानी कि टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन भी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारे पास 3 डिग्री कार्बन, यानी कार्बन कनेक्टेड विद 3 कार्बन which is connected with 3 कार्बन which is connected with 3 कार्बन। ठीक है भाई, हमारे पास ऐसा जो कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड हो। ठीक है भैया, लास्ट क्वाटरनरी कार्बन। और क्वाटरनरी कार्बन इज अ 4 डिग्री कार्बन, कार्बन विच इज कनेक्टेड विथ 4 कार्बन, कार्बन विच इज कनेक्टेड विथ कार्बन which is connected with 4 कार्बन। ऐसा कार्बन जो 4, अभी आपको कहोगे सर कुछ समझ नहीं आया, तो थोड़ा सा वेट करो। एक काम करते हैं, हम टाइप ऑफ कार्बन हो गया यहां पे टाइप ऑफ कार्बन हमने पढ़ लिया, टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली अभी मैं आपको समझाऊंगा। दिस इज अ प्राइमरी हाइड्रोजन। पहला क्या आता है, प्राइमरी हाइड्रोजन। हमारे पास क्या आएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन, दिस इज 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो वो हाइड्रोजन विच आर कनेक्टेड विद, दोज हाइड्रोजन विच आर कनेक्टेड विद primary carbon are known as a primary hydrogen. Hydrogen which are connected with primary या 1 डिग्री कार्बन are primary या प्राइमरी हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री की, सो सेकेंड आता है हमारे पास ये, दिस इज अ सेकेंडरी हाइड्रोजन, यानी कि 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो इस पर अगर हम देखते हैं, द हाइड्रोजन विच इज हाइड्रोजन which are
connected with 2 degree carbon are secondary hydrogen. चलेगा। अगर हमारे पास एक तीसरा आता है, दैट इज द टर्शरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, या इसी को बोलूं मैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो बेसिकली ऐसा हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड हो। सो हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड विद हाइड्रोजन विच इज connected with 3 degree carbon are tertiary hydrogen. एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगर हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, CH3 CH3 then CH2 और CH3 CH3 और CH3। पहले बेसिकली हम हाइड्रोजन की कार्बन की बात कर लेते हैं। जब बेटा हम कार्बन की बात करेंगे तो हमारे पास ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और 1 कार्बन से कनेक्टेड है। तो दिस इज नोन एज ए 1 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन। अगर मैं इसकी बात करूंगा सो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 और 3। तो इट मींस इट इज अ 3 डिग्री कार्बन। अच्छा बच्चों, ये वाला कार्बन अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 1 और 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इट इज अ 2 डिग्री कार्बन। ऐसे ही सिमिलरली ये 1 डिग्री कार्बन, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन, दिस इज द 1 डिग्री कार्बन, और राइट नाउ दिस वन इज अ 4 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। भाई यहां पर आप सब लोगों ने देखा कि कौन कितने उससे कनेक्टेड है। सिमिलर वे में अगर इन हाइड्रोजन को थोड़ा सा मैं ऐसे करके लिख देता हूं, मैंने लिखा है इस पर हाइड्रोजन कितने लिखे हुए हैं, CH3 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, CH CH3 CH2 CH3 CH3 और CH3। भाई ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ऊपर वाला ही एग्जांपल मैंने पिक कर लिया है, सिमिलर ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। सो ये हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, तीनों के तीनों 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन। अच्छा नहीं 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 भाई, गड़बड़ हो गया यहां पर। दैट शुड बी नोन एज ए 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। अच्छा ये क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज ए 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री क्यों सब में दिमाग में आ गया है, दिस इज नोन एज ए 3 डिग्री हाइड्रोजन। पॉइंट क्लियर हो गया, दिस इज नोन एज ए 3 डिग्री हाइड्रोजन। राइट नाउ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, जो क्वेश्चन है मेरे पास वो ये है, हाँ क्वेश्चन ये है, इन एल्केन एक हमें एग्जांपल दिया हुआ है, आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम्स एंड गिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू द ईच ऑफ देम। तो यानी कि अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बच्चों बनाता हूं तो इसका स्ट्रक्चर मेरे पास बन के आता है CH3 CH2
CH3, हाँ जी ध्यान से देखिएगा, CH3, CH3 एंड CH2, CH और CH3 और CH3, CH3। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो बेटा अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, देखो ये है, आओ इसमें पहले कार्बन की बात कर लेते हैं। ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब हमारे पास इस पे आता है बच्चों, इस पर आता है तो ये 1 और 2, यानी कि ये कितना है 2 डिग्री कार्बन। और अगर मैं इस पे आता हूं तो दिस इज द 1 2 3 यानी कि 3 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज हमारे पास क्या आएगा बनके, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन। अच्छा ये क्या आएगा, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन। अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा, तो दिस इज द 4 डिग्री कार्बन। पॉइंट समझ में आया, दिस इज द 4 डिग्री कार्बन। अगर मैं हाइड्रोजन की ओवरऑल बात करूं, भाई 1 डिग्री पे कितने हैं, एक 1 डिग्री पे 3 हाइड्रोजन है। सो 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास जो निकल के आएंगे, सोचो कितने आएंगे, एक 1 डिग्री है, 2 1 डिग्री है, 3 1 डिग्री है, 4 1 डिग्री, 5, तो कुल मिला के 5 1 डिग्री है, तो 5 इंटू 3 दैट इज अ 15। अच्छा 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने निकल के आएंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने निकल के आएंगे। सो 2 डिग्री हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो 2 डिग्री यानी एक 2 डिग्री कार्बन पे 2 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि वो दो भाई 4 वैलेंसी होती है, 4 में से 2 वैलेंसी उसने कार्बन के साथ यूटिलाइज कर ली, एक 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ यूटिलाइज करेगा। तो एक इस पर एक 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। सो हाउ मेनी, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। अगर मैं 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो देर इज ओनली 1 3 डिग्री कार्बन, सो 1 इंटू 1 दैट इज द 1। ओवरऑल कुल मिलाकर 20 हमारे पास हाइड्रोजन। आओ जरा काउंट कर लेते हैं 20 है भी या नहीं है। 3 2 5, 5 और 6 11, 2 13, 13 और 1 14, 14 और 6 हमारे पास कितने हो गए 20। यस 20 है, और 20 को कैटेगराइज कर दिया मैंने किस तरीके से, कितने हाइड्रोजन हमारे पास है। पॉइंट क्लियर हो गया सबको। राइट नाउ बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये किसी को टॉपिक समझ में ना आए तो बेटा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, फिर मैं कुछ ना कुछ और अरेंजमेंट करता हूं फिर इसके लिए। तो राइट नाउ हम आगे देखते हैं नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। बेसिकली हम इसमें ना एक काम करते हैं, होमोलोगस सीरीज, इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ऑफ एल्केन कर लेते हैं, ऑफ एल्केन। एक सेकेंड बच्चों, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं सो दैट कि सही हो जाए। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। अच्छा जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। ठीक है, अगर मैं जनरल फॉर्मूला हमारे पास CnH2n प्लस 2 हो गया, मैं सबसे पहला अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 पुट किया, सो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला आएगा C1H2 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज CH4। इसको क्या बोला जाता है बच्चे, नॉमेनक्लेचर भी पढ़ना है साथ में, तो इसको बोला जाता है मीथेन।
पॉइंट क्लियर? राइट नाउ अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करूं तो जनरल फॉर्मूला बन के आएगा C2H। अब वैल्यू पुट आप करिएगा फॉर्मूले में, n की जगह पे 2 पुट करना है आपको, सो यहां पर आएगा C2H6। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो CH3 और CH3, इसका कॉमन नेम अगर जनरल नेम बात करें तो दिस इज द इथेन। क्या आएगा बच्चों? दिस इज नोन एज ए इथेन। अगर मैं तीसरे उसकी बात करता हूं, n इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाता है 3, तो दैट इज, अगर मैं n इज इक्वल टू 3 की बात करता हूं तो C3H8 दैट विल बी इक्वल टू CH3 CH2 और CH3। दिस इज नोन एज ए प्रोपेन। चलिए बच्चे, इसी सीरीज में थोड़ा सा हम आगे और बात कर लेते हैं, यहीं पर डिवाइड करके इसी पोर्शन में लिख लेते हैं। अगर मैंने बोला कि भाई n इज इक्वल टू 4 रखते हैं वैल्यू, तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास आएगा C4H10। अच्छा, C4H10 की मैं बात करूं तो हमारे पास जो बन के आएगा, सबसे पहला एग्जांपल आएगा CH3 CH2 CH2 CH3। दिस इज नोन एज ए ब्यूटेन। इसको मैंने A नाम रखा और B नाम रखते हैं, तो दिस इज नोन एज ए CH3 CH3 और CH2। अच्छा, अब जाके यहां पर जाकर आइसोमेरिज्म वाली बात आएगी, क्योंकि इससे पहले तक आइसोमेरिज्म इसमें नहीं आ भाई, एक ही मॉलिक्यूल बन रहा था उस फॉर्मूले से, उसके अंदर क्या आइसोमेरिज्म। अब इसी फॉर्मूले के 2 मॉलिक्यूल पॉसिबल हैं और इसका नाम है हमारे पास, अगर मैं इसका नाम बात करता हूं तो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या आता है? 2 मिथाइल प्रोपेन आता है। अच्छा, ए और बी में अगर मैं रिलेशनशिप आपसे पूछूं क्या है, तो बी और ए में पिछली क्लासेस में भी बताया है, दैट इज द चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। अगर हम चलिए बात करते हैं आगे बेटा, हमने ये चेन आइसोमेरिज्म हो गया हमारे पास। अभी मैं n इज इक्वल टू 5 रखना चाहता हूं। मैं क्या रखना चाहता हूं? n इज इक्वल टू 5। अगर मैं n इज इक्वल टू 5 रखता हूं तो हमारे पास फॉर्मूला निकलेगा C5H, ये निकल के आएगा 12। चलिए A लिखते हैं। A क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी आएगी CH3 CH2 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 और CH3। एक पॉसिबिलिटी ये बन के आएगी, इसका नाम होता है बच्चों पेंटेन। एक पॉसिबिलिटी बन के आएगी B, दैट इज द CH3 CH2 CH3 और CH3। एक काम करते हैं, इसको इधर ना लिखने की बजाय हम लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं इसे। हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं दैट इज अ CH3 और CH। थोड़ा सा बस दिखने में अच्छा लग जाता है और कुछ नहीं। पहले भी लिखा हुआ सही था, अभी भी लिखा हुआ सही है। इसको अगर हम आईयूपैक नेम करते हैं तो ये होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन और इसका कॉमन नेम होता है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। अच्छा, बी के बाद अगर मैं बात करता हूं सी की, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? यस बच्चों, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम ऐसे करके बना दें। क्या तब फॉर्मूला फुलफिल नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं आईयूपैक नेम की बात करता हूं तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन और वरना नियोपेंटेन स्ट्रक्चर बन के आता है। आइए बच्चों, अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करता हूं तो ए बी और सी ऐसे करके करेक्ट कर लेते हैं। एक दूसरे के बीच में इसमें रिलेशनशिप क्या है, आप खास बात देखोगे तो पहला हमारे पास पहला जो है वो हमारे पास 5 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं।
ये सारे के सारे आपको चेन आइसोमर। चलिए अब मैं आपको पॉसिबिलिटी एक और बताता हूं, दैट इज द n इज इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू 6 में C6H14 पॉसिबल होता है। अगर हम यहां पर बच्चे देखते हैं तो यहां पर हमारे पास निकल के आता है दैट इज द ए आएगा CH3 CH2 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 और CH3। बी आता है हमारे पास CH3 CH2 CH3, 1 3 2 5। अच्छा ऊपर अभी रह गया है, दैट शुड बी CH2 और CH3। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, दैट इज द हेक्सेन। यहां पर आता है CH3 CH2, दैट इज CH2 CH3। एक आता है C ऑप्शन, दैट इज द CH3 CH2 CH CH3 एंड CH2 एंड CH3। C के बाद अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इधर वाले वॉल पे लिख लेते हैं, इधर वाले पोर्शन में, दैट इज द D। एक आएगा CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3। देन E आएगा हमारे पास CH3 C CH3 CH3 CH2 एंड CH3। बच्चे इसके अलावा और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होंगे। आप चाहें तो बनाकर देखिएगा, अगर आपका कोई स्ट्रक्चर बन भी जाता है इनसे अलग आपको लगता है तो आप उसमें लॉन्गेस्ट चेन को देखिएगा। लॉन्गेस्ट चेन इसी में से कहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों को कई बार क्या लगता है कि बच्चों को लगता है कि एक CH3 और ऊपर उठा के लगा दे तो क्या अलग नहीं बन जाएगा, या फिर इसी में तो लगता है बच्चों को एक CH3 उठा के इधर लगा देंगे तो क्या अलग नहीं बन जाएगा। पर बच्चे जब इधर लगाओगे तो ये 5 कार्बन की चेन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें यही मिलता है, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन या आइसोहेक्सेन। इसका हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, और कुछ अलग से नाम नहीं आएगा। इसका हो जाएगा हमारे पास बच्चों 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और ये हो जाता है 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, हमारे पास अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमारे पास अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें आईयूपीएसी को अगर कंबाइन करते हैं सो हम 3 सेट बनाते हैं, एक ए बी और सी, इसको एक साथ रखते हैं। देन डी एंड ई, इसको एक साथ रखते हैं। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ए एंड डी एंड ई के बीच में, दैट इज अ चेन आइसोमेरिज्म। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा चेन आइसोमेरिज्म, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा चेन आइसोमेरिज्म। जबकि इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो पोजीशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि दोनों में चेन 5 ही कार्बन की है, बट पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप डिफरेंट हो जा रही है। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगी आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। राइट नाउ दैट इज एनफ। मैंने आपको आइसोमेरिज्म और इसमें जितना बताना था ये काफी है, आपके स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी नहीं है, मोर देन एनफ है। इतना तो हम नीट एग्जाम में बताने लायक है, मतलब नीट एग्जाम में इतना आने के चांस होते हैं अगर आता है तो इतनी डिटेल से। तो चलिए बस आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर वाले पोर्शन को हम यहीं पर एंड करते हैं। इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने के चांसेस होते हैं। राइट नाउ अब हम चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ बच्चे, कि हाउ टू प्रिपेयर। अब मैं बेसिकली वो प्रिपरेशन यहां पर हम कंसीडर करेंगे जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी वाली प्रिपरेशन को बेसिकली फोकस्ड करके ये लेसन या ये लेक्चर प्रिपेयर किया गया है, या ये लेक्चर डिलीवर करना है मेरे को। सो सबसे पहला आता है प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
इसी को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन बेसिकली अगर हम देखें हाइड्रोजिनेशन में अगर बेसिकली अगर हमें लगाना है तो C डबल बॉन्ड C, अगर पहले तो मैं जनरल इक्वेशन लिखूंगा। जनरल इक्वेशन में हमारे पास अगर मैं इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो या तो निकल कैटलिस्ट हो या फिर प्लेटिनम हो या फिर पैलेडियम हो, तो निकल, पीडी और पीटी, इन तीनों में से कोई भी एज ए कैटलिस्ट होना चाहिए। तो होता क्या है, बस आपको एक डबल बॉन्ड तोड़ना है और उसकी जगह H लगा देना है। चले क्या मतलब ऐसे क्या, ये तो जनरल हो गया। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो एग्जाम्पल मैंने लिया है CH2 डबल बॉन्ड, चलो थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, H डबल बॉन्ड H और H प्लस H2। आप कोई भी एक ले लीजिए, निकल, PD और PT। अगर आपने ये कैटलिस्ट ले लिया है, सो व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर बन के आता है H C H। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अबे भाई एक में तो समझ में आएगा नहीं ज्यादा, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, तो दैट इज द CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमने क्या करा, निकल, PD और PT, किसी को भी लिख देते हैं। पहले हम H2 तो लिख दें भैया, H2 के बिना नहीं काम चलेगा यहां पर, प्लस H2 और हमने लिख दिया, इस बार निकल ही रहने दिया बस। पर कोई भी आप ले सकते हो एक, ऐसा नहीं कि निकल ही हमारे पास वो रहना है, पर निकल के अलावा या तो पैलेडियम ले लो या फिर पीटी ले लो। हमने इस बार निकल ही लिख दिया है। चलिए फिर आंसर क्या बन के आएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास एज ए कंपाउंड बन के आएगा। तो सिंपल यार, हमारे पास ना इसी रिएक्शन को बोला जाता है, जब एज ए निकल यूज होता है तो इसको बोला जाता है सबात्तियर-सैंडरसन रिएक्शन। बट ठीक है, हमें ना सबात्तियर-सैंडरसन रिएक्शन से नाम से नहीं, हाइड्रोजनेशन से आपको याद रखना है। इसी को मतलब बस इतना सफिशिएंट है हमारे पास, ठीक है। चलिए बच्चे अगला प्रिपरेशन देख लेते हैं, दैट इज द फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर हम एल्काइल हैलाइड से देखते हैं, मतलब एल्काइल हैलाइड अगर बात करें तो बेसिकली इसको मैं रिडक्शन वर्ड बोल सकता हूं। इसमें होता क्या है कि RX एक्सेप्ट फ्लोराइड, यहां पे ये फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, अगर इसकी रिएक्शन आप H2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Zn/H प्लस, तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है दैट विल फॉर्म RH एक्सेप्ट फ्लोराइड, एक्सेप्ट, हम यहां क्या रखेंगे, एक्सेप्ट फ्लोरीन। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी ले लेती है, वही एग्जांपल्स हम लेते हैं। तो हमने लिया है CH3Cl और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, H2/Zn/HCl। HCl एज ए हम एज मतलब एसिड ले रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा दैट शुड बी द CH3, तो CH3H। चलिए अनदर एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है CH3CH2CH2Br। अगर हमने इसकी रिएक्शन H2/Zn/H प्लस से करा दी, तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट शुड बी H3CH2 एंड CH3 बन के आएगा। तो बेसिकली एल्काइल हैलाइड H2 के साथ, देखो H2 लिखते हैं, अगर बाई चांस H2 ना भी लिखा हुआ मिले, केवल Zn+/H2 HCl लिखा हुआ मिल जाए, तो भी आपको ये रिएक्शन प्रोसीड करानी है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में वो H2 लिखकर भी ना भी दे, तो भी आपको ये रिएक्शन प्रोसीड करानी है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमारे पास बेसिकली
जब आर एक्स की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ए ईथर होती है, ईथर की प्रेजेंस में होती है, तो बच्चों हमारे पास क्या बनता है, आर आर प्लस एन ए एक्स। इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो ये भी हमारे पास 2 और ये भी 2 मोल्स ले लेते हैं। अच्छा, बैलेंसिंग इज नॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है बैलेंस तो भी ठीक है। हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल नहीं होता है। अगर हम वन मोल मॉलिक्यूल्स भी ले लेते हैं तो 1 मोल का मीन समझ लीजिए 6.022 इंटू 10⁻⁻³ इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास। अगर आप इसकी बात करते हैं यहां पर तो ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जाम्पल में हमारे पास, एग्जाम्पल से पहले बच्चों क्यों ना मैकेनिज्म ले लिया जाए। छोटा सा मैकेनिज्म है, अगर मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा। भाई बेसिकली होता क्या है, आर एक्स की रिएक्शन जब Na ईथर से कराते हैं तो आर डैश यानी कि आर रेडिकल बनता है और वापस से यही रेडिकल, दिस इज द स्टेप 1, दिस इज द स्टेप 1। अगर स्टेप 2 की बात करते हैं, स्टेप 2 की, तो यही आर रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बना देते हैं, आर आर। चलिए बच्चे, मैं ना एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एग्जाम्पल लिया, एक सेकेंड रुकिएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा, मैंने बोला कि बच्चों CH3Cl इसकी रिएक्शन आपने Na ईथर से करानी है। तो आप क्या करो, इसे 2 स्टेप में कर लो। भाई मैंने आर एक्स हटा के आर डॉट बनाया था, तो जब आप इसे 2 स्टेप में करते हो तो CH3Cl से पहले आप Na ईथर लिखें तो बना दे CH3 रेडिकल, फिर यही CH3 रेडिकल इस दूसरे CH3 रेडिकल से कंबाइन होगा और बना देना है CH3 सो द बेसिकली व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या हो गया, CH3 और CH3। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर ए लिख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर बी लिखते हैं। अब मैंने पूछा बच्चों CH3 CH2 और Cl, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट। अगर मैं Na ईथर लिख लेता हूं, अब मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट आंसर लिखो। आप अपने मन में सोचो रेडिकल कहां बनेगा, इस पे बनेगा या नहीं बनेगा। जब इस पर रेडिकल बनेगा तो सेम ऐसे 2 रेडिकल बनेंगे और 2 रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे और क्या बन के आएगा, CH2 और CH3। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल एक और, भाई ऐसे कैसे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आई राइट नाउ देखो अभी ध्यान से, मैं इथेन बनाना चाहता था, बन गया। मैं इथेन के अलावा ब्यूटेन बनाना चाहता था, बन गया। मैं प्रोपेन बनाना चाहता हूं, मैं क्या करूं ऐसा। अगर मैं प्रोपेन बनाने जाता हूं तो मुझे भैया एक साइड तो एक कार्बन चाहिए, यानी कि मैंने बोला CH3Cl या CH3Br, और दूसरा क्या बोल दिया मैंने, CH3CH2Br या Cl ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है Cl। अगर मैंने अब डाल दिया Na ईथर, बच्चों पहले तो ये सोचो कि रेडिकल कौन से बनेंगे। इससे जो रेडिकल बन के आएगा वो आएगा CH3 रेडिकल, और इससे जो रेडिकल बन के आएगा वो आएगा CH3CH2 रेडिकल। तो यानी कि अगर एक बार ये CH3 प्लस CH2 CH3 और CH2 रेडिकल कंबाइन हुए तो सोचो क्या बन के आएगा, एक बन के आएगा CH3। अच्छा भैया ऐसे करके लिखना है, कोई ऐसी मत जोड़ देना। मैंने कई बच्चों को देखा है CH2 और CH3 रेडिकल से रेडिकल जोड़ना है, पलट के लिख लेना भाई, ठीक है। अच्छा पहला केस तो ये है। दूसरा केस क्या है भाई, हो सकता है यही रेडिकल से कंबाइन हो जाए। एक रेडिकल तो बन के आया नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर। भाई मिक्सचर जिसमें तुम रिएक्शन मिक्सचर लिया होगा, आप क्या एक मॉलिक्यूल ले पाओगे? इट इज पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल।
सो हमारे पास क्या होगा जब हम इसको कंबाइन करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड अगर मैं दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, CH2 रेडिकल प्लस CH2 और CH3 रेडिकल, एंड दे विल कंबाइन और दे विल फॉर्म CH2 CH2 और CH3। हाँ जी भाई, मैं बनाने बैठा था प्रोपेन, साथ में बन के आ रहा है इथेन और ब्यूटेन, तो क्या यह एक अच्छा मेथड है? सो इट इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर द ऑड नंबर एल्कीन। सो अगर मैं एज ए पॉइंट में लिखता हूं तो इसमें इट इज नॉट द गुड मेथड, इट इज नॉट द गुड मेथड for the preparation of for the preparation of for the preparation of odd number alkane। अच्छा राइट नाउ एल्केन तो चलो ठीक है, नहीं बनना ऑड नंबर, अच्छा पर बन तो रहा है। एक पॉइंट और, वी कैन नॉट प्रिपेयर द मीथेन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। वी कैन नॉट प्रिपेयर द मीथेन with the help of this method, with the help of this method। चलिए बच्चे, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि बस इतना ही हमारे पास क्या नाम है, वुड्स रिएक्शन में हमें पढ़ना है। इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे तो पढ़ने के लिए फिर काफी सारा है, बट इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाया जाए? पहला आता है डी कार्बोक्सिलेशन वाया सोडा लाइम। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखो, या तो हमारे पास क्या होता है कि मैंने मान लो C++OOH की रिएक्शन NaOH से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आपका कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करा दिया, तो बेसिकली इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। तो या फिर आप इसे ऐसे लिख दीजिए, आप इसे काम करिए, डायरेक्टली लिखिए आंसर को, और प्लस CO2। अच्छा ट्रिक, पहले तो ट्रिक सुन लो। अच्छा, ट्रिक ये है कि यहां से आप CO2 हटाइए, ये H यहां जोड़ दीजिए। कई बार ना डायरेक्ट ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता, वो कार्बोक्सिलेट आयन देता है। हुआ क्या होगा अगर मैं इसकी पूरे उसकी बात करता हूं, मतलब हुआ क्या होगा, पहले एक्चुअली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है भैया, अपना एसिडिक नेचर तो शो करेगा ही। एसिडिक नेचर में NaOH, ध्यान से देखना, NaOH एक बेस है, तो पहले क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस और Na+, देन ये फर्दर रिएक्ट करता है NaOH and CaO, और तब ये बनाता है RH प्लस CO2। अच्छा, दिमाग में क्या आपको ध्यान रखना, आप चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, आप अगर NaOH और CaO मिलेगा तो आप सीधे एल्केन बनाएंगे। और कितने, बस यहां से CO2 हटा दीजिए, इस H के कार्बन को जोड़ दीजिए। चलिए बच्चे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया CH3 CH2 CH CH3 और C डबल बॉन्ड OOH की रिएक्शन वही NaOH ओब्लिक CaO से करा दो। भाई साहब, CO2 पूरा का पूरा उड़ा दो यहां से, इस H को यहां कनेक्ट कर दो, तो मेरे पास क्या आएगा, CH3 CH2 और CH3 और H, ठीक है, ये बन के आएगा। तो हमारे पास ये H यहां लग जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? बस इतना दिमाग में रखना है, दिस इज द डीकार्बोक्सिलेशन। इससे क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से खत्म। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ CO2 बन के निकल गया। यार इसे बोले तो इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। ये क्या होता है, स्टेप डाउन
रिएक्शन बोलते हैं। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है वो रिएक्टेंट में जितने कार्बन थे उससे एक कार्बन कम बन के आएगा। चाहे तो देख लो, 1 2 3 4 5, इसमें देखो 1 2 3 4, ठीक है, बन के एल्केन आया, बट 4 कार्बन का एल्केन बन के आता है। चलिए बच्चे, अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम इसमें आगे देखते हैं तो आगे आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही वाला हाल, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन, दोनों में से आप कुछ भी इसमें से ले लीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए RC डबल बॉन्ड OOH, इसका मैंने NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये बन के आता है RC डबल बॉन्ड O, और इसमें O- और ये बनेगा Na+। फिर मैंने इससे इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये बन के आता है RR प्लस CO2 प्लस H2। ये जो चीज बन के आती है बच्चों, ये आती है एनोड पर, और ये जो आती है ये आता है कैथोड पर। ये क्या आता है? कैथोड पर। चलिए पहले ना इसको समझने से पहले, इसको पूरा फुल डिटेल को समझने से पहले एक बार सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बच्चों मान लो मेरे पास एक टब है, इसमें एक इलेक्ट्रोड ऐसे करके मैंने डिप कर दिया, थोड़ा सा सीधा सा बना देते हैं। ये मैंने एक इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, ये मैंने दूसरा इलेक्ट्रोड डिप कर दिया। इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने एक बटन से कनेक्ट कर दिया। भाई बैटरी भी डेफिनेटली होगी, बटन तो बाद में आएगा। हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक बटन लगा दिया, कुंजी जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंजी। अब कुछ नहीं करा, इसके अंदर यही सॉल्यूशन मैंने एज ए फिल कर दिया, मैंने ये सॉल्यूशन एज ए फिल कर दिया। सॉल्यूशन में ये जो लेफ्ट साइड पे बनाया है इसे मैंने एनोड बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैथोड। यहां पर एनोड जो होता है बच्चों वो होता है पॉजिटिव, कैथोड जो होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, अब बैटरी का टर्मिनल देख लेना भैया, पॉजिटिव टर्मिनल कैसे बनाएंगे उसने नहीं, हमें बेसिकली इस इंफॉर्मेशन से कनेक्शन करना है। एनोड पर होता क्या है बच्चों? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर होगा क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड की तरफ सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, देखना ध्यान से। सॉल्यूशन के अंदर जब ये आयन हमारे पास जाता है तो सॉल्यूशन के अंदर जो RC डबल बॉन्ड O- है ये भागता हुआ जाएगा इसके पास। क्यों? क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज है। अब एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज है तो भागता हुआ गया इसके पास 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, जब हम स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से, जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम अगले पेज पे देखते हैं। पहले जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो RC डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 और H, बेसिकली H+ टूटता है तो ये लोन पेयर इधर की साइड शिफ्ट होते हैं। पिछली क्लास में GOC की क्लास में मैंने आपको बॉन्ड का ब्रेकिंग समझाया था। अगर किसी को ना समझ में आए तो प्ले लिस्ट जिसमें आपको ये वीडियो मिली है उसकी प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको GOC के लेक्चर्स दिख जाएंगे। उस लेक्चर्स में जाकर देखिएगा कि मैंने बॉन्ड की डिलोकलाइजेशन या बॉन्ड की ब्रेकिंग किस तरीके से समझाई हुई है। आई थिंक GOC लेक्चर नंबर 3 में आप देखेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो GOC लेक्चर नंबर 4 में आपको रेजोनेंस में समझाया हुआ है कि कैसे टूटता हूं, कैसे टूटते हैं बॉन्ड और कैसे बनते हैं बॉन्ड। ठीक है, ये टूटेगा तो कुल मिला के इस समय इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 और एक नेगेटिव चार्ज के साथ। भाई साहब इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। अब ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई अगर किसी को ना पता हो बच्चों
तो एक डेफिनेशन याद कर लीजिए, दैट इज द लियोजर, दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is oxidation and gain of electron is reduction. Gain of electron is reduction. चलिएगा बेटा, अगर हम इसमें देखते हैं यहां पे RCOO R डैश, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। भाई इन्होंने एक मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, दो मॉलिक्यूल ने दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और हमारे पास बना के देते हैं RC डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5। अब कुल मिला के उस ऑक्सीजन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे दो मॉलिक्यूल बन के आए हुए हैं। होता क्या है फिर यहां से ये बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली, और होमोलिटिकली ये बॉन्ड टूटने के बाद यहां से ये बनेगा, इस पर एक रेडिकल आएगा R रेडिकल, और ऐसे इसके दो मॉलिक्यूल आएंगे, प्लस ध्यान से देखना C डबल बॉन्ड O और O, देखो 1 2 3 4 5 और एक इस पर। ये तो फर्दर ऐसे दो, ये भी दो बन के आएंगे, ये कंबाइन होके बना देते हैं CO2, और ये आपस में कंबाइन होके बना देते हैं R और R। ये दोनों चीजें कहां बन के आई हैं? एनोड पर। समझ में आया? और सॉल्यूशन के अंदर, भाई ये हो गया यहां तक, सॉल्यूशन के अंदर ये तो एनोड पर हो गया, कैथोड पर क्या कहानी चलेगी? कैथोड इज अ रिडक्शन। वैसे तो देखो, वैसे तो इक्वेशन मुझे बहुत बड़ी लिखनी पड़ेगी, पर ठीक है, मैं अभी छोटी इक्वेशन से काम चला ले रहा हूं, छोटी इक्वेशन से मेरा काम चल जाएगा। छोटी इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास हुआ क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां सॉल्ट बना होगा तो सॉल्ट प्लस H2O भी तो बना होगा। अरे बना होगा या नहीं बना होगा? तो होता क्या है, जो वाटर होता है, वाटर का रिडक्शन कराते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन, वाटर से निकलता है H प्लस, तो दो वाटर मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं और ये बना देते हैं H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन में जो NaOH बचा हुआ रह गया था, Na प्लस और प्लस OH माइनस, ये कंबाइन होके NaOH। तो NaOH जितना कंज्यूम होता है उतना फाइनली हमें लास्ट में मिल जाता है। भाई यहां पर हमारे पास वाटर का क्या होता है? रिडक्शन। जब आप क्लास 12th में पहुंचेंगे तो वाटर का रिडक्शन आपको समझाया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बट फिलहाल आप इसने H प्लस दिया होगा, OH माइनस, उस H प्लस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, दो H प्लस थे, दो H प्लस ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कंबाइन होकर बॉन्ड बना दिया। पॉइंट समझ में आया? कंबाइन होकर बॉन्ड बना दिया। तो अल्टीमेटली अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर आपने ये सारी चीजें समझा दी, ये सारी डिटेल समझा दी। पहली बात तो ये मैकेनिज्म कहलाएगा, ठीक है, ये सारी डिटेल आपने समझा दी, हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन के लिए मैं बच्चों से बोलता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। आप क्या करिए, NaOH और Q का मीन्स होता है चार्ज, Q का मीन्स क्या होता है? चार्ज। आप अपने दिमाग में सेटअप करिए कि यहां पर रेडिकल बनेगा, मतलब जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्टेड था वहां पर रेडिकल बनेगा, बस आप अपने दिमाग में रखिए। तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा? आप ऐसे सोचो, इससे क्या बना होगा? CH3 CH2 और CH2 रेडिकल। यही रेडिकल आपस में दूसरे रेडिकल यानी कि सिमिलर रेडिकल से, क्योंकि एक तो बना नहीं होगा रिएक्शन के अंदर, क्या भैया एक बना होगा? नहीं, यही आपस में कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट क्या कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 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 C3 CH2 CH3 आपस में कंबाइन। अच्छा चलिए, मैं चाहता हूं कि आप CH3 और C डबल बॉन्ड OH
इसकी रिएक्शन आपने Na और OH और Q, अच्छा इस बार ना यहां H ना लिख के Na लिखो बस, Na भी लिखा आ सकता है, पोटेशियम सॉल्ट भी लिखा आ सकता है, भाई सॉल्ट भी लिख सकते हैं ना भाई। पहले तो बेसिकली जो बेस था उसके अंदर वो पहले एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, फिर वो सॉल्ट फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो इस पोर्शन को हटाओ और यहीं पे रेडिकल बनाओ, इसी रेडिकल पर इसको कंबाइन कर दो। तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट शुड बी CH3 CH और यहीं से कनेक्ट हो जाता है CH और CH3। अब ये समझ में नहीं आएगा, ये ओवरलैप हो रहा है, दैट इज द CH। तो बेसिकली बच्चों अगर मैं इसमें से देखूं, इफ वी वांट वी कैन नॉट प्रिपेयर, वी कैंट प्रिपेयर मीथेन with the help of this method. With the help of this method, we can't prepare methane with the help of this method. चलिएगा, अगर हम याद करते हैं, देखते हैं, ये तो मैंने अभी आपको ब्रेकिंग के लिए समझाया था। अब हमारे पास यहां पर एंड होती है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा पड़ता है। पहला क्वेश्चन नहीं, पहला तो नहीं है, डेफिनेटली दैट शुड बी द सेकंड क्वेश्चन होगा ये। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एल्केन विच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव 2-मिथाइल ब्यूटेन। वाह भैया, 2-मिथाइल ब्यूटेन बना है हाइड्रोजनेशन पर। तो हाइड्रोजनेशन पे 2-मिथाइल ब्यूटेन यानी कि CH3 CH3 और CH2 और CH3 हमारे पास ये बनेगा। यार बच्चों ये किस किस से बन सकता है? अगर मैं बात करता हूं, ये अगर मैं बात करूं तो इट कैन प्रिपेयर CH3 CH3 CH double bond CH2. It can prepare CH3 double bond CH3. It can prepare CH2 double bond CH3 CH2 और CH3। बच्चे कहेंगे सर नीचे वही तो लगा सकते हैं। अरे भैया अगर आप नीचे लगा लोगे तो इसका नाम है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल। अगर IUPAC नेम आता है 2-मिथाइल ब्यूटीन। ठीक है, अगर आप इसी में आपने सपोज इट CH3 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, तो आप चाहे नीचे लगाइए डबल बॉन्ड 1 2 3 4, 2-मिथाइल ब्यूटीन। आया समझ में? 2-मिथाइल ब्यूटीन। तो यानी कि कुल मिला के 1 2 और 3, इससे और इससे, ये और ये सेम ही है। ठीक है, ये एंड ये सेम ही है। तो कुल मिला के आपको एग्जाम में आप इतना आंसर लिखकर आते हैं तो डेफिनेटली आपके 100% फुल मार्क्स आएंगे, कहीं से कहीं तक नहीं आएंगे। बस इसको थोड़ा सा बेटर वे में लिख देना और कुछ नहीं। ठीक है, चलिएगा अगर हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ विच ऑफ एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। भैया हमें ऐसा कौन सा सोडियम सॉल्ट चाहिए प्रोपेन बनाने के लिए? आई वॉन्ट टू प्रिपेयर प्रोपेन, CH3 CH3। ये क्या ये बच्चों प्रोपेन ही है? यस और नो? भाई इट इज अ प्रोपेन। आप इसको CH3 CH2 CH3 की तरह बोलिए।
अगर इसकी रिएक्शन मैंने NaOH और CaO से कराई होती तो यहां पे बीच में बस CO2 तो ऐड करना है, यानी कि इस रिएक्शन क्या होनी चाहिए थी, CH3CH C डबल बॉन्ड ONA और यहां पर आ जाता है CH3। बस अभी तो मैंने बताया था तरीका कि आप बस बीच में से CO2 गायब करिए और यहां पर H लगा दीजिए। क्या मैंने यही तो किया है? पॉइंट समझ में आया बेटा? तो ये रिएक्शन आपको अभी आपने पढ़ी है, तो ये रिएक्शन आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए बच्चे, ये क्वेश्चन हो गया, आपको बस इतना आंसर लिखना था, यू विल गेट द फुल मार्क्स। अगर हम आगे बढ़ते हैं, why is Wood's reaction not preferred for the preparation of alkanes containing odd number of carbon atoms? Illustrate with your answer by taking one example. Because अगर ये आंसर, फुल आंसर कौन सा वाला पेज लिखना है, ये वाला पेज जो है ये मैंने आपको कराया है, कौन सा वाला हो गया, दिस वन। It is not a good method for the preparation, आप इतना लिख देंगे, for the preparation of odd number of alkane because it form mixture of product, और आप एग्जाम्पल के तौर पर ये एग्जाम्पल यानी ये एग्जाम्पल लेके लिख देंगे। चलिए मैं आपको लिखने का तरीका भी समझा देता हूं, हाउ टू राइट द एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम में आंसर की बात करता हूं बेटा, तो ऐसे लिखना है आंसर बिकॉज why is Wood's reaction not preferred for the preparation of alkane containing odd number of carbon atom? Because आप बस इतना लिख लेने के बाद because in product it form mixture of product, because it form mixture of product alkane। आप एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के बाद लेंगे, लेट सपोज वी वांट टू प्रिपेयर प्रोपेन। सो फॉर द प्रोपेन एक होना चाहिए CH3Cl प्लस दूसरा होना चाहिए CH3CH2Cl। इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, Na ईथर से कराएंगे, Na ईथर, और क्या बन के आएगा मेरे पास, CH3CH2 प्लस CH प्लस नहीं आएगा, CH2 एंड CH3 प्लस, अब एक लिखेंगे साथ में CH3 प्लस एक लिखेंगे CH3 तो कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन के आएंगे। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली आप जितने भी हमारे पास ये जो बायोफ्यूल्स हैं ये हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं। आप पेट्रोल ले लीजिए, घर में LPG ले लीजिए, CNG ले लीजिए, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं। स्टार्टिंग के एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मींस उनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती है। C1 से C4 तक गैसेस होते हैं, C5 से C17 तक लिक्विड्स होते हैं, उसके बाद सॉलिड्स होते हैं। जब पोलैरिटी नहीं है तो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। Alkanes being non-polar molecules are soluble in non-polar solvent like benzene, ether and chloroform. इसमें soluble है, however they are insoluble in polar solvent like water. Water में ये insoluble है। Their solubility decreases with increase in their molecular weight. जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे solubility घटती चली जाती है। बस इससे ज्यादा हमारे उसमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में बनते हैं। अब राइट नाउ आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। हमारे पास 7-8 केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें से 2 केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस 2 ही। बाकी तो ठीक है, काम चलाऊ है, आपके एग्जाम में अगर आता है तो किस्मत आपकी खराब ही गईएगा,
वरना इससे ज्यादा नहीं। आपके पास दो केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसी से क्वेश्चन बनता है यहां पर अगर बनता है तो एक केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास, पहली इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसी को बोला जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहां पर इसे को मैं और बोल सकता हूं हैलोजिनेशन, या इसी को बोलता हूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है, जो आपको जितना याद रखना है बस उतने की बात करते हैं। बेसिकली मान लेते हैं मेरे पास HCH और H है, इसकी रिएक्शन मैंने Cl2, H न्यू, सनलाइट या यूवी लाइट, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। एक H तोड़ूंगा, CHHCl, फिर Cl2/H न्यू, फिर एक Cl तोड़ के H लगाया जाएगा, H, ठीक है। अगर आपने लिख दिया Cl, फिर एक Cl2/H न्यू, क्या लिखे जाएगा, H C Cl Cl और Cl, फिर से H न्यू और Cl2। तो व्हाट यू हैव टू राइट, आपको लिख देना है Cl C Cl Cl और Cl। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर कंक्लूजन HCHH प्लस Cl2 और एरो H न्यू, अगर ये एक्सेस में लिखा है तो डू द मोनोक्लोरिनेशन। क्या लिखें करेंगे हम, आपको मोनोक्लोरिनेशन करना है। अगर हमारे पास HCH HH प्लस Cl2 और H न्यू, अगर मेरे पास ये क्या नाम है, ये एक्सेस में लिखा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सारे के सारे Cl रिप्लेस करा देने हैं। सारे के सारे Cl जो है आप रिप्लेस करा दीजिएगा। भाई हमारे पास दो चीजें हैं, एक ये है एक ये है, दो रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्टेंट है इसमें से। चलो पहले आपको ये समझ में आ गया है, अब मैं मैकेनिज्म लिखता हूं, क्योंकि मैकेनिज्म भी एक स्टेप है। मैकेनिज्म में कुछ स्टेप है, पहला है इनिशिएशन। अगर मैं इनिशिएशन की बात करता हूं, सबसे ज्यादा वीकर बॉन्ड होता है Cl के बीच का, C के बीच का, और CH का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर है। भाई एल्केन तो कोई सा भी हो सकता है ना, तो Cl के बीच का बॉन्ड वीकर होने की वजह से जो हमारे पास H न्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है, वो होती है हमारे पास Cl रेडिकल बनाता है। फिर आता है सेकेंड स्टेप, दिस इज द प्रोपगेशन स्टेप। इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है। अगर प्रोपगेशन की बात करता हूं तो HCHH और H, अब राइट नाउ ये Cl रेडिकल, इसे ऐसे ना लिखकर Cl रेडिकल हेल्प करता है इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक होने में। HCHH रेडिकल प्लस HCl, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यही वापस से यही रेडिकल, अब Cl का बॉन्ड आपको पता था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, क्या बनाएगा, यही इस रेडिकल हमारे पास बन के आएगा, तो ये सब रिएक्शन होगी। तो टर्मिनेशन में HCH और H और ये Cl जुड़ गया, ये बार बार डॉट रह जा रहा है, डॉट को हटाइएगा, H H और ये बना
Cl प्लस Cl। अब Cl रेडिकल क्या करेगा, फिर से वो या तो इसके बॉन्ड को तोड़ सकता है या हो सकता है नया CH4 लेके तोड़ दे। तो यही Cl रेडिकल वापस से वंस अगेन हमारे पास दूसरा बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है यानी कि HCl प्लस Cl रेडिकल फर्दर इधर वाले बॉन्ड को तोड़ दे और बना दे इस तरीके से, दैट इज द HCH और H रेडिकल प्लस HCl। दिस इज अ Cl रेडिकल H प्लस HCl। ऐसे भी बन सकता है भाई, ठीक है। अब ऐसे बन गया है हमारे पास, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऐसे कुछ स्टेप्स बन के आएंगे। फिर आता है हमारे पास टर्मिनेशन। द थर्ड वन इज द टर्मिनेशन वाला स्टेप। क्या आता है टर्मिनेशन? अगर मैं टर्मिनेशन की बात करता हूं बच्चे, तो बेसिकली Cl प्लस Cl मिलके हमारे पास क्या बना देते हैं, Cl2। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर अगर हम बात करते हैं दैट इज Cl और ये आता है अगला आ सकता है CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, ये कंबाइन होके CH3 बना दे। हो सकता है CH3 रेडिकल Cl रेडिकल के साथ यहां से हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो बना दे। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमारे पास इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। पर इस रिएक्शन में भी बड़ा पंगा है बच्चे। मैं बनाना चाहता था क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन के साथ साथ डाइक्लोरोमीथेन भी बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बनेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन भी बनेगा। यानी कि मैं बनाना चाह रहा था CH3Cl, CH2Cl2 भी बनेगा, CHCl3 भी बनेगा और CCl4 भी बनेगा। मतलब कहीं ना कहीं उनका भी कुछ ना कुछ वेटेज रहेगा, 100% नहीं। हाँ, मेजॉरिटी में तुम चाहते हो बनाना बन जाएगा, पर कहीं ना कहीं दूसरे वाले कंपाउंड का भी आएगा, उसके अंदर रोल आएगा, ठीक है। तो अगर हम आगे की तरफ देखते हैं भाई, हमारे पास ये हो गया इनिशिएशन और वो। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ रिएक्शन with respect to the halogen, तो F2 सबसे ज्यादा हाईली रिएक्ट करता है, देन Cl2, देन Br2, देन I2। ये वायोलेंटली मींस विग्रस, और इट इज अ रिवर्सिबल। अगर आपको ये रिएक्शन करानी है तो रिएक्शन के अंदर सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। जैसे कि चलिए मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो CH4 की रिएक्शन मैंने I2 से कराई, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या बनती है, CH3I प्लस इसके साथ में क्या बन के आएगा, HI। फिर इस HI की रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन वापस आ जाएगी तो मुझे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करके निकालना है, HiO3 से रिएक्शन करा दीजिए, तो ये बन के आता है मेरे पास H2O प्लस I2। बैलेंस कर लीजिएगा। या फिर एक रिएक्शन और, दैट इज HI की रिएक्शन करा देते हैं HNO3 से, तो ये बनाता है हमारे पास I2 प्लस H2O प्लस NO2। ठीक है, बस आप इसे बैलेंस कर लीजिएगा, ये ज्यादा नहीं। ऊपर वाली रिएक्शन थोड़ी काम आती है, नीचे वाली का ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये तो हुआ कुछ हमारे पास। अब मैं जरा एग्जांपल, मैं केवल मोनोक्लोरिनेशन के प्रोडक्ट लिखूंगा। राइट द, एक छोटा सा क्वेश्चन, राइट द मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ, राइट द मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट
of the given compound। बस आप मोनोक्लोरिनेटेड पॉसिबल प्रोडक्ट लिखने हैं। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया बच्चे CH3 CH3 और CH3। आप देखो हमारे पास क्या होता है, हर एक जगह के हाइड्रोजन को हटा के आप प्रोडक्ट बनाइए। Cl2/H, एक प्रोडक्ट यहां से हटेगा, तो क्या बनाना है हमें? CH3CH3 और CH2Cl। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है? Cl2/H न्यू। क्या दूसरी पॉसिबिलिटी ये नहीं आ सकती है? CH3C Cl CH3 और CH3। अगली पॉसिबिलिटी कोई आएगी बच्चों? क्या अगली पॉसिबिलिटी आएगी? चलो मैं इधर नीचे वाले से बना के देखता हूं। CH3CH और CH2Cl और CH3। बच्चे इसका नाम करते हैं, किसका नाम करते हैं? इसका 1 2 3। क्या नाम आया? 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल और हमारे पास क्या आएगा? प्रोपेन। चलिए बच्चे इसका भी नाम करते हैं एक बार। इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये एंड ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। भाई आपको देखना है, चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बताना है। CH3CH CH2 CH3 सॉरी CH3 CH2। अब बच्चों Cl2/H न्यू आएगा तो मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट जो आएगा वो एक तो ये आएगा CH प्लस कहां लिख दे रहा हूं मैं? दैट इज CH CH3 CH और CH3 CH2Cl। एक तो इन चारों में से, यहां से सब में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा लो, वो सेम है, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे। एक दूसरा आप इन दोनों में से किसी एक से हटा के लगा लीजिए CH3C Cl, H नहीं आएगा भाई, अब CH3CH CH3 और CH3। चाहे आप इसमें से हटा के लगा लीजिए, सेम। आपको लगता हो ना कि सर इधर से और इधर से हटा के अलग लगेगा, एक बार लगाइए हटाइए, मतलब हटा के लगाइएगा और नोमेनक्लेचर करिएगा, आपको सेम मिलेगा। ठीक है, अभी इतना ही सफिशिएंट है। अब हमारे पास हैलोजिनेशन हो गया। अब जो बाकी रिएक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा खास नहीं है, मतलब एक रिएक्शन बहुत बस बचती है खास इसमें से, बाकी रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए अगर मैं अगली रिएक्शंस के बारे में देखता हूं, तो अगली रिएक्शन जो मेरे पास है कंबशन। अच्छा यार, कंबशन मींस बेसिकली बर्निंग। जब हम बर्निंग की बात करते हैं तो हमारे पास लेट सपोज मैंने लिया है बच्चों C3H8, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये हमारे पास बन के आता है CO2 प्लस H2O। भैया हर केस में यही बन के आएगा, ठीक है, CO2 प्लस H2। आपका काम क्या है? इट इज अ टास्क कि आपको बैलेंस करनी है। हाउ मेनी कार्बन? 3। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 8, तो इसे 4। इधर ऑक्सीजन काउंट करोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा वो 4, हमारे पास 4, दैट इज द 10। 6 और 4 10, तो यहां पर आ जाएगा, अगर मुझे लिखना होगा तो 10/2 यानी कि 5।
आप हमेशा बाई 2 करना है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन एज ए O2 है। चलिएगा एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, दैट इज C4H8 ले लिया भाई, अल्कीन ले लिया मैंने, O2 गिव्स, आएगा हमारे पास CO2, क्या बनेगा बच्चे, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, तो आएगा मेरे पास 4 और 8, तो 4, अब 4 2 जा 8 प्लस 4 दैट इज द 12, तो आएगा 6O2, क्या आएगा 6O2। अच्छा चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने लिखा है C4H10 प्लस O2, दैट गिव्स, हमारे पास अगर रिएक्शन आती है तो दैट इज द CO2 प्लस H2O। आप वीडियो पॉज करिए, बैलेंस करिए, मैं आपके लिए रिएक्शन बैलेंस करता हूं, ठीक है। 4 आता है तो दैट शुड बी द 4, 10 है तो दैट शुड बी द 5, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 जा 8 और 5 13, तो दैट शुड बी द 13/2, कितना आना चाहिए 13/2। आपने रिएक्शन मैच की होगी, आप सही जवाब आया तो कमेंट में आंसर भी बताइए, यस सर मेरा आंसर सही आया था, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि भैया जनरल इक्वेशन लिखते हैं। मेरे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन आए CXHY, इसका आप O2 के साथ रिएक्शन कराइए तो बनता है CO2 प्लस H2O, जितने कार्बन यहां है उतने CO2, जितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहां है उसका हाफ ऑक्सीजन, हाफ वाटर मॉलिक्यूल यहां पर। सो हियर ऑक्सीजन आर, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 2x, और यहां पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2x और प्लस y/2। तो इस पूरे का डिवाइड बाई 2 करके मेरे को यहां लिखना है। जब इस होल का डिवाइड बाई 2 करूंगा बेटा, 2x प्लस y/2 होल का डिवाइड बाई 2 मैं करता हूं, तो ओवरऑल क्या आएगा, x प्लस y/4 आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने लिखा x प्लस y/4। ये है जनरल रिएक्शन। मैं जनरल रिएक्शन बच्चों को याद रखने के लिए नहीं बोलता हूं, नुकसान है इसमें, आप ज्यादा आसानी से सिंपल कर लोगे बैलेंस, तो जनरल रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। पॉइंट क्लियर हुआ। बाकी एक आता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं है, ये बेसिकली रट्टा है मैं बोलूं तो। अब मीथेन की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं तो कॉपर की प्रेजेंस में हमारे पास 523 डिग्री केल्विन पर, मतलब सेल्सियस नहीं केल्विन पर, 100 atm प्रेशर पे मीथेनॉल बनाता है। सिमिलरली अगर इसकी रिएक्शन हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। अच्छा, इसमें जो प्रोडक्ट बन के आएगा इसमें लिखना रह गया है CH3COOH आएगा। हमारे पास एसिटिक एसिड आता है। अच्छा, यहां पर यह ध्यान रखना, एल्केन जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, पर 3 डिग्री कार्बन की वजह से ये ऑक्सीडाइज होके OH में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये किस में हो जाते हैं, OH में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए बच्चे, अगर हम आगे की बात करते हैं तो यहां पे इसको बस याद रखना है, मेनली एल्केन वही ऑक्सीडाइज होंगे जो 3 डिग्री मतलब उसके साथ हाइड्रोजन के साथ अवेलेबल होंगे, बस उसी 3 डिग्री हाइड्रोजन का OH में कन्वर्जन हो जाना है। राइट नाउ आइसोमराइजेशन। यार आइसोमराइजेशन क्या है? आइसोमराइजेशन बेसिकली जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CH2 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 और हमारे पास बनता है CH2 और CH3 तीन, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में अगर मैं ये रिएक्शन कराता हूं तो मेरे पास क्या होता है बच्चों, CH3 CH CH3 CH2
CH2 और CH3 प्लस एक ये प्लस अगर हम देखते हैं तो CH3 CH2 और प्लस है, प्लस क्यों आएगा यहां पर, CH और CH3 CH2 और CH3। ये इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इतना हमारे पास दो प्रोडक्ट, ऐसा नहीं और भी बन के आते हैं पर मेजॉरिटी में अब हमारे पास इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है। मींस इसी का एक लोअर नंबर ऑफ कार्बन वाला आइसोमर्स मेजॉरिटी में बन के आता है। किस में आता है, मेजॉरिटी में। ठीक है, तो आइसोमराइजेशन में बस इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी। अगर हम अगली की बात करते हैं एरोमेटाइजेशन, हाँ भैया दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर हम CH3 CH2 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 और CH3 क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये है एल्केन, ये क्रोमियम Cr2O3 और V2O5 या O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, इनकी रिएक्शन 773 केल्विन और 10 से 20 एटीएम प्रेशर, 20 एटीएम प्रेशर के साथ करा देते हैं, तो हमारे पास ये बेंजीन रिंग बना के दे देता है भाई। ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन भी है, ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन भी है। समझ में आया, दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है कि एन हेप्टेन के साथ क्या प्रोडक्ट, मान लेते हैं एक कंपाउंड CH3 CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 कार्बन की चेन के साथ यही रिएजेंट यही लिया जाएगा, लेते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है टॉलुवीन। क्या बन के आएगा, टॉलुवीन। अच्छा, इसके अंदर वाले पोर्शन में काम करो आप ना, एक काम करते हैं, रिंग बनाते हैं, वरना आप कहोगे, कोई बच्चा ये ना सोचे सर इस बार ऊपर तो 2 बनाए हैं, नीचे तो कितने बनाएंगे, रिंग बना देते हैं हम भैया, फिर नीचे भी 2 बनाएंगे या एक ही बनाना है। अरे भैया बेंजीन है, वो डीलोकलाइजेशन होता है, अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दिस, इसमें और कुछ नहीं है, बस वेरिएशंस और नहीं है, बस इतना आपको याद है तो काम चलता रहेगा। नाउ बच्चों नेक्स्ट आता है एरोमेटाइजेशन के बाद रिएक्शन विद स्टीम। बहुत कुछ नहीं, इट इज ए इंडस्ट्रियल प्रोसेस, आपको हाइड्रोजन बनाना है, डाइहाइड्रोजन इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना है, ये एज ए फ्यूल यूज हो जाता है, ये एज ए फ्यूल, ये भी और फर्दर कंबशन हो सकता है इसका, H2 तो कंबशन हो ही सकता है, एज ए फ्यूल यूज होता है। CH4 स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, CO2 प्लस H2 डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, बस रिएक्शन विद स्टीम ये है। पायरोलिसिस और क्रैकिंग, एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स, जब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो अगर हम इसे देखते हैं तो ये हीट करने पर, इन्हें हीट करने पर क्या हो जाता है, ये जलते तो है ही, खैर क्रैकिंग भी होती है, ये छोटे फर्दर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो C6H12 प्लस H2 या फिर C4H12 C2H6 डिफरेंट पॉसिबिलिटी बन के आती है, यह आप लोगों को देखना है। अच्छा, डोडेकेन, ये इसका नाम लिखा हुआ है। डोडेकेन को अगर आप पीटी पीडी और निकल के ऊपर पायरोलिसिस करते हो, इसको अगर आप इसको पायरोलाइज करते हो यानी इसकी क्रैकिंग करते हो, तो बच्चों ये क्या है, डोडेकेन। तो ये क्या करता है, हेप्टेन और पेंटेन, हेप्टेन और पेंटेन में हमारे पास क्या हो जाता है, पेंटीन, सम अदर प्रोडक्ट C5H10 में टूट जाता है। ये हमारे पास रिएक्शन लिखी हुई है इसलिए मैंने लिख दिया एनसीईआरटी में, वरना इन रिएक्शंस का कोई काम नहीं आने वाला है।
बच्चे अगला हमारे पास जो आता है दैट इज द, एक क्वेश्चन आता है, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। चलिए मैं लिख के दिखाता हूं आप लोगों को। मैंने बोला ब्यूटेन, तो यानी कि पहला रिएक्शन अगर ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10 प्लस O2, रिएक्शन को बैलेंस करिएगा CO2 प्लस H2O। जब आप बैलेंस करते हो तो 4 10 है 5 4 2 जा, ये तो मैंने बैलेंस भी करवाई थी, तो ये आ जाएगा 13/2। चलिए थर्ड मैं कराता हूं, बाकी दो के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए पेंटीन के बजाय मैं हेक्साइन कराता हूं। हेक्साइन का फॉर्मूला होता है बच्चे C6H, 6 2 जा 12 माइनस 2H10 प्लस O2, that will give CO2 प्लस H2O। ठीक है, C हमारे पास क्या आ जाएगा ये, तो ये बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है, ये हो जाएगा बच्चे 6H10 है तो दैट शुड बी द 5, तो 12 प्लस 5 दैट इज 17, तो 17/2। ठीक है भैया, इतने ऑक्सीजन। अच्छा चलो फोर्थ मैं करता हूं, सेकंड आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। फोर्थ टॉल्वीन, ये होता है बच्चों, क्या होता है CH3, तो यानी इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो C6H, हमारे पास 5 और 3 8, C6 नहीं 7, C7H8। भाई 1 2 3 4 5, 5 3 8, 8 के अलावा क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7, तो C7H8 का कंबशन अगर आप करते हो तो क्या बन के आता है हमारे पास, दैट शुड बी CO2 प्लस H2O, और कंबशन करने पे बन के आया 7 और ये बन के आता है 4, तो ये ओवरऑल बन के आता है 7 टू जा 14, 14 और 4 14 और 4 18, ऑक्सीजन हुए 18, तो बेसिकली ये बन के आता है 9। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, वैसे तो मैंने सही किया है। ओके चलिए भाई, ये तो हुआ हमारे पास कंबशन रिएक्शन, बाकी आप सब लोग होमवर्क में करेंगे। हाउ विल यू कंपाउंड फॉलोइंग कंपाउंड इनटू द बेंजीन, आप केवल इसे हेक्सेन को रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो केवल थर्ड अभी आप कर सकते हो, बाकी अभी आप नहीं कर सकते हो। तो थर्ड रिएक्शन जब हम आप करते हैं तो अगर मैं थर्ड रिएक्शन करता हूं तो मैंने बोला था C6H14, इसकी रिएक्शन मोलिब्डेनम या क्रोमियम ऑक्साइड, हमारे पास हीट और मतलब सॉरी हीट नहीं, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, आप क्या कर दीजिए बेंजीन बना दीजिए। ठीक है, ये बेंजीन बन जाएगा। अभी आपको मैंने एरोमेटाइजेशन रिएक्शन पढ़ाई थी, वही एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। चलेगा बच्चे, अब हमारे पास अगला आता है एंड आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, दैट इज द, अगर हम बात करते हैं यहां पर, दैट इज द कॉन्फॉर्मर्स। इसके लिए बच्चों एक सेकंड मैं अभी मॉडल उठा के लेकर आता हूं, फिर मैं मॉडल से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए बच्चे, अब हम ना इसके मतलब कॉन्फॉर्मर्स को समझते हैं। कॉन्फॉर्मर्स में इसके दो टाइप के प्रोजेक्शंस हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, एक सॉहर्स और दूसरा न्यूमैन। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या है, बेसिकली मेरे हाथ में एक मॉडल है, ठीक है, इस मॉडल में आपको देखने का एंगल जो है, देखो ध्यान से अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास आपको जिस एंगल पे अगर दिखाता हूं तो राइट नाउ आप लुक लाइक समथिंग ऐसे देखेंगे, लुक लाइक समथिंग, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो कुछ यहां पर इसको ऐसे करते हैं,
इसको ऐसे करते हैं, हाँ ये मॉलिक्यूल है। तो लुक लाइक समथिंग, आपको पहला वाला मॉलिक्यूल देखना है, इधर वाला, ठीक है। इधर वाला मॉलिक्यूल जो है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ये है। देखिए पहले उस पर ये सीधा वाई, फिर पीछे वाले पर अगर देखते हैं तो यहां पर भी आपके पास सीधा वाई, तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है। तो बेसिकली आपके जो देखने का नजरिया है इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से है, ये पहले सीधा वाई और ये पीछे वाला सीधा वाई, अगर दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा जूम करके देख लीजिए। इसी में हमने क्या कर दिया, बैक साइड वाले को फ्लिप करा और कुछ इस तरीके से रखा। देखो ऐसे, अगर आपके पास से पर्सनली तो कुछ इस तरीके से कर दिया, देखो समथिंग लाइक दिस। जिसमें व्हाइट वाले एटम है वो पीछे की साइड पर है, जो ब्लैक वाले हैं वो फ्रंट पे है। ये देखो मैंने क्या करा, व्हाइट वाला बैक साइड है, फ्रंट साइड वाला सीधा वाई, बैक साइड वाला उल्टा वाई है, अगर आप लोगों को विजिबल हो तो। वैसे मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, माई बेस्ट व्यू मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये नजर आ जाए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है। जब बच्चे ये H एक दूसरे के ऊपर होते हैं, जब सारे H एक दूसरे के ऊपर होंगे, ये H इसके ऊपर, तो उस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड। जब ये H इसके बीच के एरिया में आएगा, वो जो ट्रायंगल सा बन रहा था, जो तीन वो बन रहे थे पेन के, उससे जब हमारे पास ये ऐसे बीच में आएगा तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। हमारे पास दो टाइप की फॉर्म होती हैं, एक तो हो गया 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में इक्लिप्स्ड, दूसरा होता है स्टैगर्ड, यानी कि हमारे पास यहां पर ये ऐसे जब आएगा, जब हमारे पास ये बीच में आएगा तो स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। इसी पॉइंट को मैं नए नजरिए से अब रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। आई वॉन्ट कि जो इक्लिप्स फॉर्म थी, मान लो देखो दिस इज अ बैक साइड वाला कार्बन और दिस इज अ फ्रंट साइड वाला कार्बन, मैंने इसको ऐसे कर दिया। आप देखो को दिखाऊंगा, क्या पीछे वाला कार्बन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा, एकदम पीछे दुपक जा रहा है, छुप जा रहा है। तो जब पीछे वाला कार्बन आप जब इस तरीके से देखते हैं, पीछे वाला कार्बन एग्जैक्टली हमारे क्या होता है, जब आप इस तरीके का व्यू देखते हैं तो पीछे वाला बैक वाला कार्बन जो है वो इसके पीछे हाइड हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको इस पे रख के दिखा देता हूं, आपने अगर एग्जैक्टली देखना है तो कुछ इस तरीके से देखो, ये आपका व्यू नजर आएगा, ये कुछ ये भाई पीछे छुप गया या नहीं छुप गया। तो यार जब हम इसमें देखते हैं तो हमें बस अब कैसे रिप्रेजेंट करें, हाउ टू रिप्रेजेंट